नमस्कार दोस्तों। तो आज की कंटेंट फिल्म में आपका फिर से स्वागत है और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। चलिए, पहला टॉपिक है कि नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमारी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि इसने कुछ इंस्पेक्शन किए हैं। 5 जो ऑडिट फर्म है उनका क्या किया है, इंस्पेक्शन किया है ऑडिट से संबंधित जानकारी के लिए। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है, यहीं से प्रश्न लगातार बनने की संभावना रहती है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है। 2018 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत काम करती है। उद्देश्य है कि जितने भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल है उनकी रिपोर्टिंग की जा सके और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रयास किया जा सके, ताकि हमारे देश में जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी जी हैं, वो फाइनेंशियल सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं और हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से इंपैक्ट करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा ही नहीं, इस प्रकार के जो भी इंसिडेंट्स हैं इन फ्यूचर ना हो, तो इसलिए इनको सरकार ने 2018 में इसको स्टेब्लिश किया और रिपोर्टिंग की अच्छी खासी प्रक्रिया इसके द्वारा की जाती है। स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, अकाउंटिंग की रिकमेंडेशन दी जाती है और ये सारे प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चार्टर्ड, इसका चेयरपर्सन हमको चार्टर्ड अकाउंट देखने को मिलेगा, जो पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए और जिसमें अकाउंटेंसी में क्या हो, उसके पास एक्सपर्टी हो, ऑडिटिंग की एक्सपर्टी हो, फाइनेंस की एक्सपर्टी हो, लॉ की एक्सपर्टी हो और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। एनएफआर के पास सिविल कोर्ट की पावर रहती है, इसके द्वारा किसी प्रकार को समन जारी किया जा सकता है। सिविल कोर्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। स्कोप क्या क्या है, कहां कहां एक काम कर सकता है। ऐसी कंपनी जो भारत सरकार में, भारत में लिस्टेड है, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, जिनकी नेटवर्थ हमको 500 करोड़ के बराबर या उससे अधिक देखने को मिलती है, पेड अप कैपिटल हमको 500 करोड़ से या अधिक देखने को मिलती है, या फिर जिनका एनुअल टर्नओवर हमको 1000 करोड़ के बराबर या उससे अधिक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, तनग्रेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, ये हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अभी इसके बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तनग्रेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास आप इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रयास करें, ताकि जो इसका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको और प्रोटेक्शन मिल सके। तो हमारे लिए इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है कि हम इको प्रोटेक्शन जोन को पढ़ें और एक किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश किया जाता है, इसका क्या महत्व रहता है। ठीक है, इसको पढ़ें। तो इसको सरकार ने तनग्रेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2003 में स्टेब्लिश किया गया। सबवर्स ऑफ मुंबई के एरिया में हमको देखने को मिलता है और बिरार और बेसई जो प्लेट्यू हैं माउंटेन, उस पे रेंज में हमको देखने को मिलता है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको बोर बेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, उनके मध्य कॉरिडोर बनाने का काम करता है। इसमें ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है और इसमें काफी रिच बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है और काफी फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। लेपर्ड देखने को मिलता है, वाइल्ड बोरेव देखने को मिलता है, बार्गिंग डियर देखने को मिलता है, लंगूर देखने को मिलता है, बोनेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसकी लोकेशन पढ़ें। जैसे आप ये महाराष्ट्र देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र के इस एरिया पे आपको तनकड़ेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। अब सरकार ने क्या किया है कि इसका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहली बात है कि इको सेंसिटिव जोन को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिक्लेयर किया जाता है और ये वाला एरिया हमको 10 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कोर एरिया है, यहाँ पे नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। तो इसके ये वाला एरिया हमको देखने को मिलता है, इसको बफर जोन बोलते हैं, इसको ही इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। बफर जोन का मतलब है कि अगर कोई इन्वायरमेंटल शॉक आता है, अगर कोई ह्यूमन मेड शॉक आता है,
अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो इसको जो कोर एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हमको देखने को मिलती है उसको नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट ना पड़े, सबसे पहले कहाँ करें, यहाँ पे हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले बफर एरिया में, जिसको इको सेंसिटिव जोन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो एक बार पॉज करके आप क्या करोगे, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको पढ़ोगे। महाराष्ट्र की हम देख लेते हैं, संजय गांधी आपको इधर देखने को मिलेगा, तंसा, पुरना, मेलघाट, नावगांव, ठीक है, कवाई और पूछराम। ठीक है, तो ये सारे में हमको इधर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इधर आपको तनगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे हमारे लिए क्या थे, कंटेस्टेड हमने पढ़े। अब आपके लिए कोई प्रश्न आप यहाँ से नहीं गलत करेंगे। कैग ने एक रिपोर्ट पेश की है कि जो पेंशन के संबंध में रिपोर्ट पेश की है, कहा है, डेटा पेश किया है, सेंटर टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है 70% टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 20.15 लाख करोड़ 1920 में पेंशन के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलता है। 67% इंटरेस्ट पेमेंट्स सर्विसिंग डेप्ट में हमको देखने को मिलता है, 90% हमको पेंशन सैलरी और 14% हमको वेजेस, और सेंटर पेंशन बिल 132% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर सैलरी वेजेस 2019-20 में हमको देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एक्सपेंडिचर क्या है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू, और एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमको टैक्स रेवेन्यू देखने को मिलता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिकरेंट हमको एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। बजट में आप देख पाएंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब है कि आप इसके द्वारा कोई नई एसेट को जनरेट नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने पास कोई आपकी लायबिलिटी मान लो आपके पास है उसको रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपने कहीं से लोन लिया था, आप उसको इंटरेस्ट का पेमेंट आप पे करेंगे, तो आपने कोई इंटरेस्ट कोई एसेट जनरेट हुई नहीं हुई। आपका मान लो 10 लाख का लोन था, आपने 2000 रुपए आपको उसको इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास 10 लाख का लोन अभी भी है, तो आपकी जो लायबिलिटी थी वो भी कम नहीं हुई। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आए तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें ना तो एसेट जनरेट की जाती है, ना तो इसमें जो आपकी लायबिलिटी है वो कम होती है। पेमेंट ऑफ सैलरी पेंशन रहता है, ग्रांट सब्सिडी रहती है, एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विस रहती है, डिफेंस सर्विस इसमें शामिल रहती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में सिर्फ आप इतना जानेंगे कि इसके माध्यम से जितनी भी सर्विस वर्तमान में चल रही है उसको मैनेजमेंट उसको रिटेन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो चीज आती है, मान लो आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसके द्वारा एसेट जनरेट हुई और आपकी जो लायबिलिटी थी वो भी कम होगी। मतलब आपने कहीं से लोन लिया, आपको लोन का पेमेंट कर दिया, 5 लाख रह गए, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई। या आपने इन्वेस्टमेंट शेयर में कर दिया, लोन टू स्टेट को दे दिया, फॉरेन गवर्नमेंट को दे दिया, रिपेमेंट लोन कर दिया, परचेज ऑफ लैंड मशीनरी कर लिया आपने, कंस्ट्रक्ट रोड ब्रिज जो बिल्डिंग है वो आपने सारे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये सारी बातें हैं। 2020-22-23 के अनुसार बजट में कहा गया कि सरकार का पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, तो हमको देखने को मिलेगा 20% हम इंटरेस्ट पेमेंट में देते हैं, उसके बाद 17% हम स्टेट का शेयर देते हैं, 15% हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम में देते हैं, और आपको 10% आपको फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर है उनके अनुशंसाओं के आधार पर देते हैं। ठीक है, 9% हम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में देते हैं, 8% सब्सिडी और 8% हम डिफेंस और 9% अदर एक्सपेंडिचर में, हम पेंशन में 4% के आसपास हम देने का प्रयास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो पैसा सबसे ज्यादा आता कहां से है, सबसे अधिक पैसा हमको बोरिंग से देखने को मिलता है, अदर लायबिलिटीज 35%, फिर उसके बाद हमको 16% जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और 15% इनकम टैक्स देखने को मिलता है, फिर हमको यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर हमको कस्टम और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों सेम स्टेज में है, नॉन कैपिटल रिसिप्ट इसको हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर अधिक से अधिक हो तो उसमें डिमांड साइड और सप्लाई साइड में क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर सप्लाई साइड में होगा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगी इनइक्विटी की, इम्प्रूव
एजुकेशन, लेबर प्रोडक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी, एफिशिएंसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखने को मिलेगी, पोटेंशियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। डिमांड साइड में हम करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हायर टैक्स मिलेगा, पॉसिबल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और में हायर बॉन्ड यील्ड भी हमको देखने को मिल सकती है। तो सारा हमने पढ़ा ये सारी बातें। अब आगे चलते हैं कि इससे संबंधित एक FRBM एक्ट भी है। इससे संबंधित प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न आ चुका है, जैसे आप देख पाएंगे प्रीलिम्स में प्रश्न आया था FRBM एक्ट से संबंधित। इसने पूछा था, अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट which include the microeconomic framework statement, the aforesaid document is presented because this is mandated by। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट 2003 के तहत पेश किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल प्रश्न आते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट याद है तो आपको सिंपल प्रश्न आपको इजीली आपके हो जाएंगे। FRBM एक्ट क्या करता है, जितने भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके डेप्ट हो, डेफिसिट हो, उनको कम करने की, लिमिट करने की अनुशंसा उसके पास होती है। और इन्होंने कहा है कि 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो एनुअल बेस में डेफिसिट होना चाहिए। एनके सिंह की एक कमेटी बनी 2016 में, उन्होंने कहा कि जो डेप्ट जीडीपी रेशियो है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 7% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए फाइनेंशियल 2013 के लिए, और फिजिकल डिफिसिट 5% के आसपास जीडीपी का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, एनके सिंह समिति याद रखिएगा और इनकी अनुशंसाएं भी आप याद रखेंगे। एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी चर्चा में है। इसका फर्स्ट सेशन हमको उरुग्वे में देखने को मिला, जो कि दक्षिण अमेरिका की एक सिटी है, और इसको कन्वेट और मैनेज किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है। इसको INC1 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के तहत इसको लाया गया और इनका उद्देश्य था इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ताकि आप प्लास्टिक कंजम्पशन और उसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन की दिशा में काम कर सकें। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, इससे याद आपको कुछ ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि आप प्लास्टिक कंजम्पशन और जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है उसको ध्यान रख के, आप पर्यावरण के ध्यान रख के प्लास्टिक का आप क्या करो, कंजम्पशन करने की दिशा में काम करो। ठीक है, दूसरा स्लेहिट्स सिल्चर फेस्टिवल चर्चा में है, जो कि बांग्लादेश और बराक वैली रीजन में हमको देखने को मिलेगा, जो असम में देखने को मिलती है, और सिलेट सेगमेंट हमको बांग्लादेश रिसेंटली में देखने को मिलेगा। और इसको इंडिया फाउंडेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आसाम गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, और बांग्लादेश गवर्नमेंट का फ्रेंडशिप सोसाइटी, इंडिया बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा भी इसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब तानपुरा तंपरा एक चर्चा में था, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण है तानपुरा, तंपरा इंपोर्टेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन क्या है, तो काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और कल्चर रिलेशन, कल्चरल एक्सचेंज अदर कंट्री के साथ काम करते हैं। इसको 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर हमको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑपरेशंस मिशन इंटरनेशनली करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी चर्चा में, ट्रेजिडी चर्चा में है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें से रिसाव हुआ, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री थी, काफी बड़ी त्रासदी थी। और फाइनल जो डेथ का टोटल वाई एस्टिमेट लगाया गया 15,000 से 20,000 के आसपास हमको देखने को मिला। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये हमारे भारत के इतिहास में। ठीक है, इससे कई चीजें हमको देखने को मिली। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सपोर्ट हो जाता है, आई इरिटेशन होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी मतलब कि हेल्थ इश्यूज हमको देखने को मिली। और आज भी हमको जाते हैं तो भोपाल में बहुत सारी चीजें आज भी हमको देखने को मिल जाती हैं। तो इसका महत्वपूर्ण चीज है कि मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, कलरलेस हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, शार्प स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। इसका उपयोग होता है पेस्टिसाइड प्रोडक्शन में,
पॉलीथीन फॉर्म में और प्लास्टिक के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हीट रिएक्शन में काफी रिएक्टिव है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी बुरा मंजर हमको देखने को मिला। दूसरा, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स हमको जारी किया गया, तो उसको वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, प्यू रिसर्च सेंटर, तो इसके द्वारा जारी किया गया। प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के तहत इसको जारी किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि रिलीजन रिलेटेड आर्म कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म मूव सेक्टरियल वायलेंस तो नहीं हुआ, उसमें से चीजें देखो जाती हैं। 9.4 स्कोर हमारा रहा 10 में से इंडिया का, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है इंडिया की, इसको फ्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड चीता डे चर्चा में है और हमको पता है कि चीता को हम कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया गया है। ये वाला रीजन हमको कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। इसका रीजन हमको कूनो नेशनल पार्क, नौरादेही, शाहगढ़ रीजन में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इंडियन चीता है, जो इंडियन मतलब एशियन चीता है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। 1952 से एक्सटेंड हो गया था भारत से, लेकिन अभी केवल हमको ईरान में देखने को मिलता है, बहुत कम संख्या में ईरान में है। तो ईरान से हमने बोला कि हमको दे दो, तो ईरान वालों ने मना कर दिया, हमारे पास तो वैसे ही कम है। तो हम फिर अफ्रीका से लेके आए, नामीबिया से। अफ्रीकन चीता है, वनरेबल श्रेणी में हमको देखने को मिलेगा। अफ्रीकन चीता बिगर साइज में रहता है कंपेयर टू एशियन चीता। एशियन चीता रेड आई रहती हैं और ओनली 40 to 50 सर्वाइव। ईरान में केवल हमको एशियन चीता देखने को मिलेंगे। लियोपर्ड का आईयूसीएन स्टैंडर्ड वनरेबल है, 12,000 के आसपास लियोपर्ड देखने को मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट नंबर हमको एमपी में देखने को मिलेंगे। जगुआर आईयूसीएन का नियर थ्रेटेंड है। कैट अमेरिका का ज्यादातर देखने को मिलता है। ब्लैक पेंथर मेलेस्टिक कलर की चेंज करने के कारण ये जगुआर के रूप में चेंज होता है। चीता को हम स्मॉल राउंडेड हेड हमको देखने को मिलेगा। टीयर मार्क्स हमको देखने को मिलेंगे। पार्शियल एक्सपोज क्लू हमको देखने को मिलेंगे। लियोपर्ड में रिलेटिवली स्मॉल रहता है, इसमें ये आप देख पा रहे हैं, एनुलर हेड रहता है। और जगुआर में लार्ज राउंडेड हेड हमको देखने को मिलेगा। सो सॉलिड ब्लैक स्पॉट, स्मॉल डेंसी ब्लैक रोसेट्स, लार्ज रोसेट्स विद सेंट्रल स्पॉट में हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ईरान चर्चा में है, यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग की बात की जा रही है, तो इसलिए ईरान चर्चा में है। इसको बंदर अब्बास बोलते हैं, चाबार पोर्ट है, ठीक है, ये तेहरान है। तो आप इसकी सिटी याद रखिएगा और इतना याद रखिए सीमा किस किस से लगती है। इधर आपको पाकिस्तान से लगेगी, अफगानिस्तान से लगेगी, तुर्कमेनिस्तान से लगेगी, कैस्पियन सी से लगेगी, ठीक है, इराक से लगेगी, सऊदी, और इधर कुवैत से लगेगी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अरल सी आपको इधर देखने को मिलेगा। अरल सी आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी से आपको तुर्कमेनिस्तान से लगेगी, कजाकिस्तान की सीमा लगेगी, ईरान से लगेगी, अजरबैजान की लगेगी, और इधर आपको अर्मेनिया और इधर आपको रसिया की सीमा आपको देखने को मिलेगी। अर्मेनिया की लगेगी या अर्मेनिया की नहीं लगती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैस्पियन सी से केवल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और इधर रसिया की सीमा लगती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, इजराइल चर्चा में है, क्योंकि इजराइल के प्रेसिडेंट वहां पे सऊदी अरेबिया में गए, उनको अवार्ड मिला, तो इसी चर्चा में था, तो हम पढ़ लेते हैं। ये मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी से कौन कौन लगता है? ये सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, यहाँ आपको स्वेज कैनाल है, और ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, ये गोलन हाइट देखने को मिलेगा, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, और इधर आपको इजराइल के मध्य इसकी सीमा देखने को मिलेगी, किसकी? गोलन हाइट की। जॉर्डन आपको इधर देखने को मिलेगा, डेड सी आपको इधर देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से देश की सीमा आपको मेडिटेरियन सी से लगती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।